विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं, जिसमें सबसे पहली विशेषता है अपनी प्रकृति से नैतिक सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत अपनी प्रकृति से नैतिक सिद्धांत कहा जाता है। प्लेटो ने न्याय का अर्थ कानूनी अर्थ न लेकर नैतिक अर्थ लिया है। प्लेटो का न्याय से वही अर्थ है जिसे हम नैतिकता कहते हैं या सदाचरण कहा जाता है। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है नागरिकों में कर्तव्य भावना, और यही प्लेटो के लिए न्याय है। और उसने अपने समय में प्रचलित न्याय संबंधी जो विभिन्न धारणाएं थी, जिसमें परंपरागत सिद्धांत था, थ्रेसिमेकस का उग्रवादी सिद्धांत था या क्रांतिकारी सिद्धांत था, ग्लाका का व्यवहारवादी सिद्धांत था, इन तीनों सिद्धांतों का खंडन उसने इसी आधार पर किया कि इसमें नैतिकता या सद्गुण का अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक सिद्धांत कहलाता है। दूसरा है न्याय आंतरिक एवं समन्वयकारी तत्व है। प्लेटो ने न्याय को एक आंतरिक गुण माना है, जिसके द्वारा कि आत्मा के तीनों तत्वों में आपस में समन्वय स्थापित किया जाता है। और उसका मानना है कि मानव आत्मा का ही बड़ा रूप राज्य है, इसलिए राज्य में भी न्याय पाया जाता है और राज्य में भी तीनों वर्गों में न्याय के द्वारा ही आपस में सामंजस्य, सहयोग और समन्वय स्थापित किया जाता है या होता है, और इस प्रकार से राज्य में एकता व स्थायित्व की स्थापना होती है। नेक्स्ट है न्याय एवं आदर्श राज्य में घनिष्ठ संबंध है। प्लेटो के आदर्श राज्य की नींव या आधार उसका न्याय सिद्धांत है, और इस प्रकार से उसके राज्य में न्याय और आदर्श राज्य का घनिष्ठ संबंध है। उसका मानना है कि जिस राज्य में न्याय जितनी अधिक मात्रा में हो पाया जाता है, वह राज्य उतना ही उत्तम राज्य कहलाता है। इस प्रकार से राज्य और न्याय आपस में समानुपाती है। नेक्स्ट है न्याय सिद्धांत में श्रम विभाजन, कार्य विशिष्टीकरण एवं हस्तक्षेप का सिद्धांत निहित है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में हमें तीन बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं: श्रम विभाजन, हस्तक्षेप एवं कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत दिखाई देते हैं। प्लेटो का यह मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा की तीन प्रवृत्तियों में से वासना या क्षुधा, दूसरा साहस और तीसरा विवेक, इन तीनों प्रवृत्तियों में से जिस प्रवृत्ति की प्रधानता होती है, उसके अनुसार अपने कार्य को चुनता है। और आत्मा की इन तीन प्रवृत्तियों के आधार पर ही राज्य को तीन वर्गों में प्लेटो बांटता है: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। और प्रत्येक वर्ग अपने वर्ग से संबंधित कार्य को ही करता है। यदि शासक वर्ग शासन से संबंधित कार्य को करेगा, सैनिक वर्ग रक्षा से संबंधित कार्य को करेगा, और उत्पादक वर्ग संपूर्ण राज्य के लिए उत्पादन का काम करेगा। तो इस प्रकार से राज्य में हमें श्रम विभाजन का सिद्धांत दिखाई देता है। और श्रम विभाजन का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग अपने कार्य को अपने वर्ग तक ही सीमित रखेगा, और कोई भी व्यक्ति या कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अर्थात सैनिक वर्ग अर्थात शासक वर्ग शासन से ही संबंधित कार्य को करेगा, वह सैनिक वर्ग या उत्पादक वर्ग के कार्यों को नहीं करेगा। इसी प्रकार से सैनिक वर्ग
सैनिक वर्ग से ही संबंधित कार्य करेगा, वह शासक वर्ग या उत्पादक वर्ग के कार्यों को नहीं करेगा। और इस प्रकार से उत्पादक वर्ग जो है वो उत्पादक वर्ग से संबंधित कार्यों को करेगा, वह सैनिक वर्ग या शासक वर्ग के कार्यों को नहीं करेगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में अहस्तक्षेप का सिद्धांत निहित है या हमें परिलक्षित होता है। और इसमें तीसरा है कि कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत पाया जाता है। देखिए, जब प्रत्येक वर्ग या प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग से ही संबंधित कार्य को करेगा और अन्य वर्ग के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में उसे उस कार्य के संबंध में विशेष योग्यता या क्षमता उत्पन्न हो जाती है। और क्योंकि निरंतर बार बार उसी कार्य के अभ्यास से वह व्यक्ति उस कार्य में पारंगत हो जाता है, वह उसका विशेषज्ञ बन जाता है या वह उस कार्य को बहुत अच्छे प्रकार से संपन्न करने की उसके अंदर क्षमता या योग्यता या गुण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत पाया जाता है। अगला है कि समष्टिवादी सिद्धांत है। देखिए, प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है वो समष्टिवादी सिद्धांत कहलाता है, क्योंकि प्लेटो के अनुसार जो है प्लेटो ने राज्य को तीन वर्गों में विभाजित किया है, लेकिन इसके बावजूद भी प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के द्वारा राज्य के इन तीनों वर्गों में एक सहयोग, सामंजस्य और समन्वय स्थापित करके राज्य को एकता प्रदान करने की कोशिश की है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत कोई एक व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि एक सामाजिक विचार है। और इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि प्लेटो इस न्याय सिद्धांत के माध्यम से राज्य को साध्य मानता है और व्यक्ति को साधन मानता है। नेक्स्ट है दार्शनिक शासक वर्ग का केंद्रीय स्थान। देखिए, व्यवहार में प्लेटो के न्याय सिद्धांत को लागू करने का काम इस दार्शनिक शासक वर्ग के द्वारा ही किया जाता है। प्लेटो का दार्शनिक शासक जो है वो विवेक का और सद्गुण का मूर्त रूप है, और वह जो है उसका दार्शनिक शासक वर्ग का प्रमुख कर्तव्य है कि वो सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग के ऊपर नियंत्रण रखे और इस प्रकार जो है वो राज्य के सभी वर्गों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करे और राज्य में एकता की स्थापना करे। प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है वो इसीलिए कानून और किसी भी नियंत्रण से मुक्त है। क्योंकि वो स्वयं विवेक का प्रतिबिंब है, इसलिए उसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन, अंकुश या मर्यादा वो स्थापित नहीं करता है। प्लेटो का दार्शनिक वर्ग इसके बावजूद भी न निरंकुश हो सकता है, न अत्याचारी हो सकता है। उसका ये मानना है कि राज्य जो है वो दार्शनिक शासक राज्य के लिए नहीं है, राज्य के लिए है, राज्य दार्शनिक शासक के लिए नहीं है। अगला है न्याय के सहायक व अनिवार्य साधन शिक्षा व साम्यवादी सिद्धांत। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को लागू करने के जो साधन है वो उसने दो साधन बताए हैं राज्य में न्याय सिद्धांत को लागू करने के। पहला शिक्षा और दूसरा साम्यवाद। उसका ये मानना है कि जो अन्याय का कारण या अन्याय का आधार अज्ञान होता है। अज्ञान एक मानसिक रोग है और उसका उपचार भी मानसिक होना चाहिए, और इस प्रकार से उसका मानना है कि अज्ञान जैसे रोग का वास्तविक इलाज शिक्षा ही हो सकती है। उसका मानना है कि शिक्षा व्यक्ति के अंदर
ऐसे सद्गुण उत्पन्न करती है या व्यक्ति को सद्गुणी बनाती है, जिससे वो न्यायी बनता है और उसके द्वारा राज्य में भी न्याय की स्थापना होती है। उसके बाद उसका ये मानना है कि कुछ परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि न्याय, कुछ परिस्थितियों में जो शिक्षा के द्वारा स्थापित की गई न्याय व्यवस्था है वो उसका पतन हो सकता है, या शिक्षा के द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था के लिए कुछ परिस्थितियां हानिकारक हो सकती हैं, जिसके द्वारा न्याय का पतन राज्य में हो सकता है। तो उसका मानना है कि राज्य, इस संदर्भ में उसका मानना है कि राज्य का जो सैनिक वर्ग है, शासक वर्ग है, वो धन और संपत्ति के मोह के कारण हो सकता है कि अपने कर्तव्यों से विचलित हो जाए। तो उसने इस समस्या के निराकरण के लिए शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, इन दोनों वर्गों के लिए संपत्ति और परिवार के साम्यवाद का सिद्धांत लागू किया है इनके ऊपर। अर्थात ये दोनों वर्ग न तो किसी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति रखेंगे और न ही व्यक्तिगत रूप से कोई परिवार बसाएंगे। इस प्रकार से प्लेटो का जो शिक्षा है वो न्याय को स्थापित करने का सकारात्मक साधन है, और साम्यवादी सिद्धांत जो है वो न्याय को स्थापित करने का एक नकारात्मक सिद्धांत है, जिससे कि राज्य में न्याय के पतन को रोका जा सके। इसके बाद है न्याय के वो दो प्रकार। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में न्याय के दो प्रकारों बताता है। पहला है व्यक्तिक न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। व्यक्तिक न्याय में व्यक्ति की आत्मा के तीनों तत्व आपस में समन्वय, सामंजस्य और सहयोग के साथ काम करते हैं। व्यक्ति की आत्मा का दोनों गुण, वासना और साहस के गुण विवेक के नियंत्रण में रहकर काम करते हैं, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति न्यायी कहलाता है, या उस व्यक्ति की आत्मा न्यायी कहलाती है। अब मानव आत्मा का ही विस्तृत रूप राज्य है, इसलिए राज्य में भी न्याय पाया जाता है, और राज्य में भी जो है राज्य के ये तीनों वर्ग जो है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, तीनों के बीच उचित सामंजस्य, सहयोग और समन्वय पाया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य में भी न्याय की स्थापना होती है और या राज्य में भी न्याय व्यवस्था लागू रहती है। यही प्लेटो के अनुसार न्याय है।